प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने ये भी ध्यान रखा है कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिस्कशन आपका यहाँ पे होता है। उसके बाद इलिमिनेशन टेक्निक भी मैं बताता हूं, जिसके माध्यम से आप एग्जाम हॉल में ऑप्शंस को आसानी से इलिमिनेट कर पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए ऑपरेशन गरुड़, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑपरेशन गरुड़ के बारे में कथन है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ऑपरेशन गरुड़ शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं कैसे इसको इलिमिनेट किया जा सकता है। मादक पदार्थों की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ नशीली दवाओं की तस्करी, इसके लिए नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसे शुरू किया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑपरेशन गरुड़ को शुरू किया गया है क्योंकि दुनिया से या भारत से जो नशीली दवाओं की तस्करी होती है उसको रोकना है और इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करना है। सेकंड ऑप्शन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के समन्वय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, इसके द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके और भारत में ऑपरेशन गरुड़ का संचालन कर रही है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, इसका हिंद महासागर के क्षेत्र पर विशेष फोकस है। हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष फोकस कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पहले स्टेटमेंट में हमें यह जानकारी मिली कि यह किस लिए है, नशीली दवाओं के तस्करी के लिए, और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए है। और अब क्या ये नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए है, तो पता चला कि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है उसमें बताया गया है कि ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, मतलब ये नशीली दवाओं से जुड़े हुए ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो पहले स्टेटमेंट में जो नशीली दवाओं वाला मुद्दा था यह तो सही है, यह नशीली दवाओं के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया है। अब तो इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट में गलत कुछ हमें दिखता नहीं, क्योंकि वैसा कुछ फैक्ट हमें पहले स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में हमें कुछ फैक्ट्स मिल रहे हैं। कुछ फैक्ट्स क्या मिल रहे हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मिल रहे हैं। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जहां पर निश्चित तथ्य मिले वहीं पर गलत होने की संभावना होती है। हर एक तथ्य, हर एक स्टेटमेंट गलत नहीं होता है, बल्कि गलत करने के लिए कुछ निश्चित अलग से जानकारी इनपुट के रूप में डालनी होती है। तो वे इस स्टेटमेंट में 3 निश्चित जानकारियां हैं, 3 निश्चित नाम है। तो जैसे ही निश्चित नाम है उन निश्चित नामों में से कोई एक नाम गलत हो सकता है। ठीक है। जबकि थर्ड है कि इसका हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष फोकस है। भाई, भारत के बारे में बात हो रहा है तो हिंद महासागर के क्षेत्र में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पहुंच है ना, तो इसी के आसपास होगा। तो ये भारत के बारे में जब बात हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होने के लिए संभावित नहीं नजर आता है। तो सेकंड ऑप्शन में 3 ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम सेकंड ऑप्शन को गलत मानते हैं, क्यों गलत मानते हैं, क्योंकि यहां पर 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं, उनमें से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत हो सकता है। तो सेकंड को अगर गलत मानते हैं तो पहला और तीसरा आंसर सही होना चाहिए। इसका मतलब कि सी आंसर इसका सही होना चाहिए। अब है क्या भाई ये, तो आइए देखते हैं ये क्या है कि नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ही ऑपरेशन गरुड़ को शुरू किया गया है। ठीक है। अब इसको शुरू किसने किया है, तो एनसीबी, मतलब कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और
इंटरपोल। यहां पर देखिए इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। ये इंटरनेशनल पुलिस है, ये संयुक्त राष्ट्र का मतलब यूनाइटेड नेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के शुरू नहीं किया गया है, जैसे कि ये सेक्रेटरी असेंबली का ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। तो यहाँ इसकी चर्चा नहीं है, बल्कि कह रहा है कि इंटरपोल, एनसीबी और सीबीआई, ये तीनों ने मिलकर के इसको शुरू किया है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन गरुड़ के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और ऑपरेशन गरुड़ किसने शुरू किया गया है, किसने शुरू किया है? तो भारत की दो संस्थाएं हैं, पहला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। और इंटरनेशनल प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसका हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष फोकस है। तो पहले क्वेश्चन से हमें कुछ जानकारियां भी मिली, साथ ही हमें यह भी पता चला कि ऑप्शंस में क्या देखना है कि ऑप्शंस को सही किया जा सके। तो हमें यह भी पता चला कि जहां पर निश्चित तथ्य होते हैं, चाहे वो कोई नाम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, किसी संगठन का नाम हो, तो जो भी निश्चित डेटा होता है वहीं पर गलत होने की संभावना होती है। सिंपल स्टेटमेंट्स में गलत होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है मार्तंड सूर्य मंदिर के संदर्भ में। अब देखिए ये प्रश्न क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि मार्तंड सूर्य मंदिर काफी चर्चा में है, क्योंकि कश्मीर क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में ये बहुत पुराना 37वीं शताब्दी का मंदिर है। तो इतनी पुराने मंदिर अगर कश्मीर घाटी में है, साथ ही यह बहुत ही, इस पर बाहरी हमले भी हुए हैं और ये बहुत इसका विखंडन हुआ है, इस मंदिर पर हमला किया गया है, इसको तोड़ा गया था। तो जब भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जहां पर प्राइम लोकेशन है वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक होती है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में सूर्य मंदिर कुछ ही है, कुछ लिमिटेड है। जो एक मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में हो गया, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर, और एक गुजरात में है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गुजरात में जो सूर्य मंदिर है, पुराना सूर्य मंदिर है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण उत्पल वंश, देखिए यहां पर एक वंश का नाम दे दिया गया, उत्पल वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था, ठीक है। तो हमें पहले स्टेटमेंट में दो फैक्ट मिले, पहला एक उत्पल वंश और दूसरा एक शासक का नाम ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यह यूनेस्को द्वारा नामित भारत का विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो मार्तंड सूर्य मंदिर है यह भारत का विश्व धरोहर स्थल में नॉमिनेटेड है, लिस्टेड है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, मंदिर एक अनूठी कश्मीरी शैली में बनाया गया है, हालांकि इसमें गंधार प्रभाव भी है। अब तीसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि मंदिर में इसको कश्मीरी शैली में बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ गंधार का या गंधार शैली का इनपुट भी शामिल है, गंधार शैली का। चौथा स्टेटमेंट, इसे मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से नष्ट कर दिया गया। अब कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कश्मीर के बारे में आप लोग थोड़ा सा अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। बेसिकली कश्मीर के 3-4 इंपोर्टेंट आपको नाम याद कर लेने हैं, कश्मीर से जहां जहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो यही ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है, पहला ललितादित्य मुक्तापीड, ललितादित्य मुक्तापीड। दूसरा कश्मीर में एक महारानी हुई थी, प्रमुख महारानी थी, इनसे प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, महारानी दिद्दा। और एक और महारानी थी, महारानी सुगंधा। महारानी सुगंधा। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर और कश्मीर से कहां से प्रश्न बन सकते हैं? तीसरा, तो एक प्रमुख शैव संत हुई है कश्मीर से, बहुत ही प्रमुख संत हुई हैं,
लाल देद, ये प्रमुख शैव संत हुई थी, ये महिला संत है, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लाल देद ये कश्मीर से महिला संत हुई है, इनसे भी कश्मीर से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है, यूपीएससी इनको फोकस कर सकता है। और एक दो शासक जो कि मुस्लिम शासक रहे हैं, जिसमें कि एक शासक का नाम तो आपने यहां पर देख ही लिया, सिकंदर शाह, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, सिकंदर शाह के बारे में पूछा जा सकता है, राज तरंगिणी कश्मीर से जुड़ा हुआ है तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है, और सिकंदर शाह के बेटे, आप लोग को ध्यान जो रखना है, क्योंकि ये सिकंदर शाह बहुत ही आक्रामक थे, उनके बेटे जो थे जिन्हें कि कश्मीर का अकबर कहा गया, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक है, अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो नॉर्थ इंडिया से, कश्मीर क्षेत्र से अगर यूपीएससी कोई प्रश्न पूछती है तो वो यहीं से पूछेगी। ठीक है, तो अब यह है कि ये मंदिर, तो पहला की मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में, अब जैसे आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा कि उसमें इलिमिनेशन टेक्निक का यूज मत करने लगिएगा, क्योंकि यहां पर आपको अपने नॉलेज से ही प्रश्नों को सही करना है। आर्ट एंड कल्चर या फिर मॉडर्न इंडिया के जो प्रश्न होंगे, वहां पर इलिमिनेशन टेक्निक बहुत कम काम करेगा, वहां पर आपका नॉलेज ही काम करेगा। बाकी के सभी सब्जेक्ट में, करंट अफेयर में इलिमिनेशन टेक्निक खूब काम करेगा, लेकिन यहां पर आपको इलिमिनेशन से ज्यादा अपने नॉलेज पे भरोसा करना। ठीक है, और अगर आपको यथार्थ नहीं आता है उत्तर, तो ऐसे में आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चनों को छोड़ देना ही समझदारी है, क्योंकि ऐसे में वो प्रश्न आपके गलत होने के लिए अधिक संभावित है। अब यहां पर जान लेते हैं कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने ही करवाया था, यह स्टेटमेंट सही है। यह ललितादित्य मुक्तापीड ने ही करवाया है, लेकिन ललितादित्य मुक्तापीड उत्पल वंश के नहीं, बल्कि कारकोट वंश, यहां पर देखिए ये मंदिर दिखाया गया है, शायद आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा, ये पुराना मंदिर है 760 एडी का। देखिए समुद्र जलाशय है, जलाशय के बीच में मंदिर है, और जलाशय से दोनों साइड में जाने के लिए रास्ते हैं। कितना सुंदर मंदिर है। वर्तमान में देखिए खंडहर हो गया है, जलाशय सूख गया है, ये सब खंडहर हो गया है। और इतना ही नहीं, वर्तमान में तो ऐसे बहुत सारे प्रोपेगेंडा ऐसी आती है, जैसे कोई एक फिल्म थी, शायद फिल्म का नाम हैदर था, उसमें एक गाना फिल्माया गया है इसी मंदिर में, इसी टूटे हुए खंडहर में, और उस गाने में इसको शैतान का घर बताया गया। तो ये सब चीजें वर्तमान में भी ऐसी कुछ मानसिकताएं हैं, कुछ निकृष्ट मानसिकताएं हैं, जो कि भारतीय कला और भारतीय संस्कृति को निकृष्ट दिखाने का प्रयास करते रहते। तो इन सब चीजों से थोड़ा सावधान भी रहना है कि अपने आप को वो कोई एक जो प्रोपेगेंडा है उससे बच करके अपने कला और संस्कृति, अपने सभ्यता के प्रति सम्मान और सद्भाव जरूर रखना चाहिए। आइए इसको देख लेते हैं कि ये कश्मीर में कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने इस मंदिर का निर्माण 725 से 753 ईस्वी, इसका मतलब है कि लगभग 8वीं सदी के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया गया था, और 8वीं शताब्दी में मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में। अब यहां ध्यान रखना है कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 8वीं शताब्दी के मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में आयोजित एक धार्मिक समारोह में भाग लिया। तो वर्तमान में इस मंदिर के प्रांगण में भारत सरकार या फिर जो वहां की सरकारें हैं, वो यहाँ पर समारोह आयोजित कर रही है, अर्थात इस मंदिर की प्रतिष्ठा की पुनर्बहाली का प्रयास चल रहा है। अब यहां ध्यान रखना है कि ये 8वीं शताब्दी में निर्मित है, कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य को समर्पित है, विष्णु भगवान की भी मूर्ति उस मंदिर में अवस्थित है। इसमें 3 अलग अलग कक्ष हैं जो कि कश्मीरी शैली में होते हैं। तो यह मंदिर कश्मीरी शैली में बनाया गया है, लेकिन गंधार प्रभाव भी इसमें निश्चित दिखता है। तो गंधार प्रभाव क्यों है? क्योंकि कश्मीर का गंधार से बहुत अधिक दूरी नहीं है, पास में ही था, बहुत अधिक दूरी नहीं था। तो गंधार में जो शैलियां डेवलप हुई उसका प्रभाव कश्मीर के शैली पर भी पड़ा, इसीलिए इस मंदिर पर भी गंधार शैली का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। अब जब सिकंदर शाह कश्मीर के शासक बने, तो इन्होंने यहाँ के हिंदुओं के सामने ऑप्शंस रखे कि या तो आप लोग कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, या फिर आप लोगों को मार दिया जाएगा, या फिर आप लोग कन्वर्ट हो जाओ। तो ये जो सिकंदर शाह थे, ये कश्मीर के सबसे दुर्दांत शासक में से एक माने जाते हैं,
और इन्होंने वहां पर जो भी हिंदू प्रतीक होते थे उन सबको तुड़वाया और वहां पर कहा जाता है कि ये इनके शासन काल में कश्मीर में सबसे अधिक अत्याचार हुआ। ठीक है, तो इन्होंने ही, सिकंदर शाह ने ही इस मार्तंड सूर्य मंदिर को नष्ट करवा दिया था। तो ये जानकारी हमें मिल गई। और आर्ट एंड कल्चर से हो सकता है कि अगर इससे प्रश्न पूछा जाए तो यहां आप इतनी जानकारी से इस प्रश्न का उत्तर करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि भारत अभी आप लोगों ने अगर न्यूज आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कि इंडोनेशिया और मलेशिया, ये जो कि भारत के पाम ऑयल के बहुत बड़े निर्यातक हैं, सबसे अधिक इंडोनेशिया फिर मलेशिया, यहां पर हमारे साथ कुछ इंडोनेशिया और मलेशिया से हमारे कुछ चीजें चेंज हो गई थी, इसको कहेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कभी कभी तनाव के दौर आते हैं। तो ऐसे में हमने अपने पाम ऑयल के कुछ निर्यात को, आयात को शिफ्ट किया था। तो इसी संदर्भ में पाम ऑयल के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत दुनिया का क्योंकि बहुत बड़ा आयातक है। एशियन पाम ऑयल अलायंस, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ताड़ के तेल के प्रमुख निर्यातक देशों के खाद्य तेल उद्योग संघों द्वारा गठित। तो जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है किसने गठित किया है? जो प्रमुख निर्यातक देश हैं इन्होंने एशियन पाम ऑयल अलायंस को बनाया है। सेकेंड स्टेटमेंट, गठबंधन का उद्देश्य सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति हासिल करना और विभिन्न प्रयोजनों के लिए ताड़ के तेल की नकारात्मक छवि को बदलना है। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जा रहा है कि अपनी सौदेबाजी को मजबूत करना। जो भी अलायंस बनता है किसी भी विशेष उद्देश्य से, तो सभी अलायंस का यही उद्देश्य होता है कि वह अपने संगठन के जो देश हैं उनकी शक्ति में वृद्धि करे। ठीक है, तो यह भी अलायंस बना है तो यह भी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। और साथ ही जो ताड़ के तेल के बारे में निगेटिव छवि बन जाती है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या है, इसको भी सही करना है। थर्ड स्टेटमेंट, भारत में ताड़ के तेल की खेती का मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में केंद्रित है। अब ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कि भारत में ताड़ के तेल की सबसे अधिक कहां होती है खेती? तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होती है। इन्होंने ध्यान रखना है कि थर्ड ऑप्शन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बातों को ध्यान रखना है। यहां पर कभी भी यह नहीं लिखा है, पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सबसे अधिक, मुख्य रूप से लिखा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कहीं भी सबसे अधिक नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि आपको अगर यह मान ले कि अच्छा भारत में सबसे अधिक ताड़ के तेल की खेती तो कहीं और होती है और इसने आंध्र प्रदेश लिखा है, इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट गलत है। तो यह स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट ही आपको गलत कराने के लिए ही दिया गया है कि आप गलत तरीके से सोचें। तो इसीलिए यूपीएससी के जो शब्द होते हैं उन शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी होता है। यहां लिखा गया है मुख्य रूप से, मुख्य रूप से का मतलब है कि हाँ प्राथमिक रूप से यहां पर खेती होती है, लेकिन और जगहों पर भी खेती होती है और हो सकता है कि और कोई भी ऐसा राज्य हो जहां पर सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहां पर सबसे अधिक शब्द नहीं लिखा गया है, इसीलिए यह स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट हो जाता है, न कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो जाता है। तो जनरल स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में सही होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी ताड़ के तेल की खेती होती है और बड़े अच्छे पैमाने पर होती है। यह स्टेटमेंट तो सही है। बेसिकली यहां पर आपसे ये मुख्य रूप से जो शब्द था इसी को डाल करके गलत करवाने का प्रयास किया जा रहा था, जहां पर कि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो अक्सर गलत कर जाएंगे। तो यहां पर पहला और दूसरा रैंक नहीं दिया गया है, ध्यान रखना है। अब आते हैं कि मुख्य निर्यातक देश, तो तीसरा गलत है। तीसरा गलत है तो इसका मतलब कि ये दोनों गलत है, यह भी गलत है। तीन गलत हुआ तो तीनों गलत हो गए। अच्छा नहीं, तीन गलत नहीं हुआ, सॉरी, तो तीन सही हुआ। तीन सही हुआ तो इसका मतलब कि ये गलत हो गया। अब उसके बाद आते हैं कि अब तीन सही हुआ तो इन दोनों में कोई गलत फैक्ट दिख रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई मुझे कहीं भी कोई स्पेशल फैक्ट नहीं मिला जिससे कि मैं एक स्पेशल फैक्ट खोज करके इसको गलत कहूं। लेकिन पहले में मुझे एक स्पेशल फैक्ट मिला कि ये किसका समूह है? निर्यातक देशों का, हो सकता है आयातक देशों का अलायंस। ठीक है, तो
पहले में स्पेशल फैक्ट मिला तो इसका मतलब है कि सेकंड तो सही है, तो 2 और 3 तो निश्चित रूप से सही होगा। तो 1 और 3 तो नहीं होगा, 2 और 3 और 1 2 3, या तो ये होगा या ये होगा। अब निर्यातक देश है, यहां पर एक स्पेशल फैक्ट है, तो स्पेशल फैक्ट है और तीनों सही होने की संभावना कम है, क्योंकि पहले में एक स्पेशल फैक्ट है, तो इसीलिए पहले को अगर हम गलत मानते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा 2 और 3। आइए देखते हैं। देखिए, एशियन पाम ऑयल जो अलायंस है, ये दुनिया के जो भारत एशिया के जो 5 प्रमुख आयातक देश हैं, ये 5 प्रमुख आयातक देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये ध्यान रखना है, ये सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये जो 5 प्रमुख देश हैं जो कि भारत से सटे हुए हैं, यही 5 प्रमुख देश, ये 5 आयातक देश हैं, इन्होंने ही एक अलायंस बनाया है जो कि इनकी सौदेबाजी को मजबूत करे, ताकि जो पाम ऑयल के निर्यातक देश हैं उनसे सस्ते दरों पर पाम ऑयल खरीदा जा सके। ठीक है, तो सामूहिक सौदेबाजी करना है और पाम तेल की नकारात्मक छवि को बदलने का नहीं, तो खैर सही ही था। पाम ऑयल के बारे में कि खाने योग्य वनस्पति तेल है और इसमें कोई ट्रांस फैटी एसिड नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें हानिकारक एसिड नहीं पाया जाता पाम ऑयल के बारे में। तो यहां से यह प्रश्न बनाया जा सकता है कि पाम ऑयल में बड़े स्तर पर ट्रांस फैटी एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसको स्वास्थ्य के लिए संकट माना जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और ये पहला स्टेटमेंट इस तरीके से गलत हो गया कि निर्यातक नहीं बल्कि आयातक देशों का ग्रुप है। ठीक है, तो जहां भी निश्चित फैक्ट दिखे उस निश्चित फैक्ट को ध्यान जरूर रखना है। अब ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि पूरे एशिया में 40% ताड़ के तेल की डिमांड होती है, और जिसमें भारत सबसे बड़ा आयातक है इसका, और टोटल का 15% अकेले भारत में आयात होता है, और भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। ठीक है, बाकी भारत सरकार ने कुछ पहले की है इसको प्रमोशन करने के लिए, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह प्रश्न एक ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, और अगर कोई भी ट्राइबल फेस्टिवल जो बड़ा फेस्टिवल है तो वह क्वेश्चन बनने के लिए, प्रश्न बनने के लिए बहुत अधिक संभावित है। तो आप लोग जो भी ट्राइबल फेस्टिवल हो, चाहे ये हो या यात्रा महोत्सव हो या फिर मणिपुरी त्योहार हो, कोई भी ऐसे त्योहार हो जहां से कि बड़े स्तर पर ट्राइबल जनजातियां जुड़ती हैं, वहां से प्रश्न लगातार पीछे भी बनते रहेंगे, बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो हाल ही में समाचारों में देखे गए खर्ची महोत्सव, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, यह मणिपुर, देखिए नाम दे दिया, यह मणिपुर के सबसे लोकप्रिय हिंदू त्योहारों में से एक है। इस त्योहार में केवल सिर की छवियों को विभिन्न ब्राह्मणवादी नामों जैसे हारा, उमा, हरि, मां आदि से पहचाना जाता है, और इन सिर छवियों को हिंदुओं द्वारा लोकप्रिय देवताओं के रूप में स्वीकार किया गया। थर्ड स्टेटमेंट, यह शांति, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है, क्योंकि जाति, पंथ और धार्मिक भेदभाव के बिना लोग त्योहार मनाने के लिए एक जगह पर आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, पूजा के लिए मिट्टी के बर्तन, अंडे, शराब, केले के पत्ते और चावल कुछ महत्वपूर्ण सामग्री है। कह रहे हैं कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें गलत पहचानना है। मैंने मान लिया कि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, फिर इसको सही कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कि मणिपुर नाम एक आया है, हमें वैसे वैसे फैक्ट ही पहचानने हैं जो कि निश्चित फैक्ट है, निश्चित है, कोई नाम हो, कोई जानकारी हो, लेकिन वो स्पेशल जानकारी हो। तो यहां मणिपुर नाम दे दिया है, हो सकता है कि वह मेघालय हो, त्रिपुरा है, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद और कोई दूसरा राज्य हो। तो जैसे ही कोई स्पेशल राज्य का नाम दिया गया, ये स्पेसिफिक फैक्ट हो गया, तो यहां गलत होने की संभावना अधिक होती है। तो चलिए, हमने इसको मणिपुर नाम दे दिया, तो इस आधार पर गलत मान। अब देखिए, सेकंड वाले स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट बहुत बड़ा है और हमें पता नहीं है कि क्या ये सच है कि सही है कि गलत है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। बड़े स्टेटमेंट होते हैं, पढ़िए, आगे बढ़ जाइए। आपको सिर्फ फैक्ट खोजने हैं, कहां फैक्ट मिल रहा है। तो हमें मणिपुर का फैक्ट मिला, तो इसका मतलब कि पहला अगर हम गलत काटते हैं तो एक ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा सही है? तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी नहीं वाला ऑप्शन शायद नहीं होगा।
नन ऑफ एवो वाला ऑप्शन, चार चार ऑप्शन में से नहीं हो सकते, दो में से नन ऑफ एवो वाले ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन चार चार ऑप्शन और चारों में से चारों गलत हो जाए ऐसा रेयरेस्ट भी नहीं देखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग दिमाग में जरूर रखेंगे। और थर्ड स्टेटमेंट तो चूंकि निश्चित रूप से सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि शांति और सदभाव और भाईचारे का प्रतीक है। जो ट्राइबल फेस्टिवल होते हैं बेसिकली वो ट्राइबल सभी एक दूसरे को जोड़ने वाले फेस्टिवल ही होते हैं, उसमें कोई दुराव या भेदभाव वाला नहीं होता है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से सही है। तो थर्ड निश्चित रूप से सही है, इसका मतलब यह तो नहीं होगा, यह भी कट गया, वह भी कट गया, थर्ड निश्चित रूप से सही है, तो यह भी नहीं होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, और 2, 3, 4 क्यों? क्योंकि पहला गलत हो रहा है मणिपुर, जैसा हमने अनुमानित किया है कि मणिपुर नहीं होना चाहिए, एक फैक्ट है, तो ये इसमें मिल रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। सिर्फ एक फैक्ट को पहचान करके ही हमने आंसर्स को ढूंढ लिया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही हार्डकोर फैक्ट पहचानने, आइए इसको देख लेते हैं। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो ये खर्ची महोत्सव है ये कहां का है? ये त्रिपुरा का सबसे लोकप्रिय हिंदू त्योहार है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये त्योहार तो हिंदुओं का है, लेकिन इसमें सिर्फ किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं, और इसीलिए यह बहुत ही सार्वभौमिक नेचर का त्योहार माना जाता है। ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये ब्राह्मणवादी हिंदू परंपरा को पोषित करता है, और इसमें आदिवासी देवताओं को भी जोड़ करके, मतलब कि जो सनातनी देवता हैं और जनजातीय देवता हैं दोनों को सामूहिक रूप से मिला करके इसकी पूजा की जाती है। अगरतला में इसका त्योहार आयोजित किया जाता है, त्रिपुरा की जो राजधानी है वहां पर ही इसका त्योहार मनाया जाता है, और वहां पर हरा, उमा, हरि, मां, बानी, कुमार, गणेश, ब्रह्मा, पृथ्वी, गंगा, मतलब कि जो भी सनातन धर्म के देवता हैं उनको आब्दी, कमेश, हिमाद्री, इसका मतलब है कि जो जनजातीय देवता हैं इन दोनों के साथ मिला करके इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया क्या है, और ये भी जान लिया कि सही कैसे करना है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि भैंस, ऋचा, बकरी, अंडा, बांस, क्योंकि जनजातीय समाज में जो जो चीजें उपयोग की वस्तुएं होती हैं, जनजातीय समाज में आपको मांसाहार मिलता है, तो इसीलिए वहां देवताओं की पूजा होती है, तो बलि की परंपरा है, तो वहां पर अंडा, मांस, ये सब चीजें यूजुअली यूज हो जाती है। धागा, कपास, हल्दी, सिंदूर, शराब, केला का पत्ता, चावल, ये सभी मिलाकर के पूजा की जाती है। जो मुख्य पुजारी होते हैं खर्ची महोत्सव के, उनके उनके मुख्य पुजारी को चंताई कहा जाता है, ये नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को फेलिक्स हाउफोल्ट बोगनी शांति पुरस्कार, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को से जुड़ा हुआ पुरस्कार है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो अच्छा है, नहीं पढ़ा होगा तो कैसे सही करते हैं आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने अफ्रीकी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए यूनेस्को फेलिक्स हाउफोल्ट बोगनी शांति पुरस्कार 2022। तो पहले स्टेटमेंट में हमें 3 फैक्ट मिले। पहला, ये पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मार्केल ने। सेकंड, किस काम के लिए? तो अफ्रीका क्षेत्र में शांति के लिए। और तीसरा कि किस वर्ष का? 2022। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, यूनेस्को के चार्टर के अनुसार पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, यह पुरस्कार द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। फोर्थ पुरस्कार, इसका नाम फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फेलिक्स हाउफोल्ट बोगनी, इनके नाम पर रखा गया है। अब कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, आपको क्या ढूंढना है, जब आपको प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं हो तो आपको जो निश्चित फैक्ट होता है वो निश्चित फैक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें निश्चित फैक्ट कौन कौन से हैं भाई। तो पहला तो हमें देखा कि पहले में 3 फैक्ट हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो पहला स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। पहले स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना बहुत अधिक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब आइए
जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको देखिए कि यह द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। द्विवार्षिक क्यों? वार्षिक रूप से हो सकता है ना। तो द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, यह भी गलत हो सकता है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट, इसमें एक फैक्ट गलत हो सकता है, इसमें भी एक फैक्ट गलत हो सकता है केवल, लेकिन यहां चौथा स्टेटमेंट देखिए, इसका नाम फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, एक स्टेटमेंट एक फैक्ट यहां फ्रांस, दूसरा फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का नाम दिया गया है फेलिक्स होफे-बोगनी। तो दो ऑप्शन है चौथा में जो कि फैक्ट है, दो फैक्ट, तो दोनों में से कोई एक फैक्ट गलत हो सकता है कि राष्ट्रपति का नाम तो सही है क्योंकि पुरस्कार से जुड़ा हुआ है, लेकिन फ्रांस का नहीं बल्कि कोई और देश का हो। ठीक है, तो चौथा नंबर ऑप्शन अगर हम गलत मानते हैं तो यहां से ये स्टेटमेंट कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया या तो केवल दो या कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये द्विवार्षिक गलत हो सकता है, ऐसा हमें ऑप्शंस को देख करके अंदाजा लग रहा है। तो अगर हमें इसको गलत मानते हैं तो अब हमारे पास कोई भी नहीं या केवल दो, तो एक को सही मानना है क्योंकि चार ऑप्शंस में से चारों के गलत होने की संभावना वेरी रेयरेस्ट होती है, तो कोई एक तो निश्चित रूप से सही होगा। तो अगर केवल बी मान करके हम आगे बढ़ जाएंगे तो यह आंसर सही हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने इसको एलिमिनेट कैसे किया? पहले में 3 फैक्ट थे इसलिए गलत हुआ, 4 वाले स्टेटमेंट में 2 फैक्ट थे इसलिए गलत हुआ, और थर्ड और सेकंड ये फैक्ट में से ऑप्शंस ने हमें एक को चुनने को ऑप्शन दिया, तो फिर हमने एक को चुन लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आइए इसको जान लेते हैं। ये जो पुरस्कार है 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार का जो नाम है वो कोट डी आइवर, कोटे डी आइवर जो अफ्रीका के पूर्वी पश्चिमी तट के वैस जो कोस्ट है, जो पश्चिमी तट का, जो अफ्रीका का नीचे वाला इलाका है, पश्चिम नीचे का, वहां एक देश है कोट डी आइवर, वहां के पूर्व राष्ट्रपति फेलिक्स होफे-बोगनी के नाम से शुरू किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो फ्रांस है ये स्टेटमेंट भी गलत था। ठीक है, और इनके नाम से शुरू किया गया है, और पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने, ध्यान रखिए ये अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि जो अरब देशों में शरणार्थी संकट पैदा हुआ, वहां से जो शरणार्थी भाग करके जो यूरोप में गए और वहां पर एंजेला मार्केल ने उन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने यहां शरण दी, इसके लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया 2022। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमें पूरा पता चल गया कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, 2022 का पुरस्कार किसने जीता है और किस कारण से जीता है। कोट डी आइवर के जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम से यह पुरस्कार जनरेट किया गया था। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपको मिल गई और ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है यह भी आपको पता लग गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, ये 2022 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में एक पीवाईक्यू भी शामिल किया जाता है ताकि आपको बताया जा सके कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे ट्रेंड्स रखता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम जानकारी के बावजूद कैसे सही किया जा सकता है, इसका हम सटीक आकलन पीवाईक्यू से ही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए, और ऑप्शन पहले इसको पढ़ लेते हैं कि तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोगों से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यहां ध्यान रखना है, यूपीएससी बहुत आजकल माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन हम भी उससे कम नहीं, हम भी उससे आगे बढ़ने वाले हैं, उसको पछाड़ करके रहने वाले हैं। तो ये कह रहा है सफलतापूर्वक किया जा सकता है, ड्रोन का उपयोग करके कौन सा काम किया जा सकता है, तो मैं कहता हूं कि ड्रोन का उपयोग करके सब कुछ किया जा सकता है। मतलब जो भी ऑप्शन दिया गया है वो सारे ऑप्शन संभावना है, सकता है, संभावना बता रहा है, ये नहीं कह रहा है कि किया गया था, कब किया गया था, कोई डेट नहीं बता रहा है, किया जा सकता है। भाई क्या नहीं किया जा सकता है? खेतों के फसल पर कीटनाशक छिड़काव किया जा सकता है, ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण किया जा सकता है, ड्रोन ऊपर से देख सकता है, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास का नमूना एकत्र किया जा सकता है, व्हेल मछली को भी ड्रोन से देखा जा सकता है। तो ऐसे में जब भी यूपीएससी संभावना वाला प्रश्न देता है जिसमें कि सकता है अगर लिखा हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम ऑप्शंस उसके सही हो जाते हैं। और ऐसा आप 2-3 बार लगातार 2022, 21 और 22 के आंसर देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा
यूपीएससी ने 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं हर साल जिसमें कि सकता है पूछा गया है और सारे के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे प्रश्न जब भी यूपीएससी पूछे तो उसके आंसर हमेशा डी मतलब ऑल ऑफ एवं सही होता है। तो ये आप लोग आगे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे से ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसमें 2 क्वेश्चन डेली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम यूएन हैबिटाट इसको कहा जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है, यूएन डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है। दूसरा, यूएन हैबिटाट संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट, यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है, ये सही है क्योंकि ये यूएन शब्द पहले इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से सही होगा, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा। ये ऑप्शन गायब हो गया, कोई नहीं भी गायब हो गया। अब देखिए यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी रखते हैं उनको लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर वो यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब ये कह रहा है कि सिर्फ जनरल असेंबली मतलब महासभा को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा शब्दों पे गौर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट नहीं करता है, वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साथ सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट करता है। भाई यहां पर कहीं यह नहीं लिखा गया है कि यह केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है, यहां पर सिर्फ यही लिखा गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। मतलब और किस किस को रिपोर्ट करता है या नहीं करता है यह इस स्टेटमेंट में बताया ही नहीं गया है। इसका मतलब है कि यूएन हैबिटाट सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट करता है, यह कहीं से गलत नहीं है, यह इसमें बताया ही नहीं गया है। तो थोड़ा आगे का एक्स्ट्रा नहीं सोच लेना है, आपको अपने सोचने की क्षमता को प्रश्नों के शब्दों के अनुसार एडजस्ट करना। यह केवल नहीं लिखा है, यहां पर कहीं भी केवल नहीं लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। तो अपने से खुद से केवल शब्द नहीं जोड़ना है, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है लेकिन सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो उपरोक्त सभी हो सकता है या एक और दो हो सकता है। अब इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यह क्या है, एक निश्चित फैक्ट है, कोई एक नाम दे दिया गया है मुख्यालय के बारे में। जहां भी निश्चित फैक्ट दिखे, आपको बार बार मैं बताता हूं कि निश्चित फैक्ट दिखेगा तो गलत होने की संभावना वहां पर हो जाती है। तो इसका मुख्यालय वियना में नहीं होकर के कहां है, आप सभी जानते हैं कि इसका मुख्यालय यूएन हैबिटेट का नैरोबी केन्या में है। ठीक है, तो ये केन्या के नैरोबी शहर में यूएन हैबिटेट का मुख्यालय है। और इस तरीके से तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यह निश्चित फैक्ट था, तो निश्चित फैक्ट तीसरा जैसे ही गलत हुआ उपरोक्त सभी नहीं होगा और ऑप्शन हो गया आपका 1 और 2। ठीक है, आइए जान लेते हैं। यूएन हैबिटाट, इसकी स्थापना 1978 में वैंकूवर कनाडा में की गई थी। और इसने क्या है कि यह महासभा द्वारा सभी के लिए पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लिए यह प्रयास किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का मेंबर है, महासभा को रिपोर्ट करता है और मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह पर्यावास का कुछ इसके एजेंडा है जो कि चलाता है, इसको कि हम हैबिटेट 1 हैबिटेट 2 कहते हैं। दुनिया भर में पर्यावरण अनुकूल आवास को बनाने के लिए प्रमोट करता है, प्रोत्साहन देता है, इसके लिए कार्य करता है। तो कुछ जो फैक्ट आपको जानने थे वो जान लिया आप लोगों ने कि वैंकूवर कनाडा में स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1978 में। महासभा इसका मेन क्या बोलूंगे इसको बोलेंगे कि ये महासभा ही इसकी मेन पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य, पता ही चल गया आपको, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय, ये भी पता चल ही गया। हैबिटेट 1 हैबिटेट 2 जैसे कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को जान लिया, इलिमिनेट कैसे करना है यह भी जान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। टाइपिंग का थोड़ा ही रहे, वहां पे सेंडाई होगा, सेंडाई नहीं होगा।
सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कहां पर लैग कर रहे हैं, तब कौन सा सब्जेक्ट का ऐसा पार्ट है जो कि आप लोगों के लिए कठिन समस्या बना हुआ है, ताकि हम आगे अपने इस सीरीज में उस सेक्शन को उस सेक्शन को केंद्रित करके आगे बहुत सारे क्वेश्चन बना करके आपका रिवीजन करा सके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जितने सुझाव देंगे, जितनी डिमांड करेंगे, उसी डिमांड के अनुसार हमारे आगे का प्लान कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, आपका भी तैयारी अच्छा हो जाता है। तो जो भी प्रश्न है या फिर जो भी डिमांड हम करें, जो भी अगर आपसे कहें कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, या फिर हमें सुझाव दें, या फिर ये सीरीज कैसा लग रहा है ये जरूर बताएं। तो इन सब चीजों को अगर आप बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम इस पहल में और उत्साहित होकर के कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए जो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में है कि इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी संधि है जो मानती है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य की आपदा जोखिम को कम करने में प्राथमिक भूमिका में है। ठीक है, इसमें 15 साल टाइम क्या दिया गया है, 2020 से 35 के लिए इसमें रूपरेखा दी गई है। तीसरा, यह ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15 का उत्तराधिकारी अर्थात उसके बाद आया है, जो आपदा जोखिम पर सबसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अब देखिए, मैंने माना कि ये पढ़ते समय आपको शायद बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ फैक्ट जहां पर कि हमने हाईलाइट कर दिया, फैक्ट जरूर आपको दिख गए होंगे। यह एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी संधि है। बेसिकली जो इंटरनेशनल संधियां होती है उनमें बहुत कम ही ऐसी संधियां होती हैं जो बाध्यकारी होती है, बहुत अधिक संधियां स्वैच्छिक ही होती है। ठीक है, तो यहां इसके सही होने की संभावना अधिक है। लेकिन सेकंड में देखिए फैक्ट दिया गया है कि यह 15 साल के लिए, और 15 साल का टाइम फ्रेम भी बताया गया 2020 से 35 तक के लिए। अब यहां पर कुछ गलत हो सकता है क्योंकि निश्चित फैक्ट है, डिजिट है, और ये आपको मैंने बार बार बताया है कि यूपीएससी में ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि यूपीएससी पीछे जो भी डिजिट देता है उनमें मैक्सिमम केस में डिजिट को गलत देता है। तो 2020 से 35 को अगर हम गलत मान लें, सेकंड ऑप्शन अगर गलत है तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, एक तो निश्चित रूप से सही है, तो दोनों सही है। और कह रहा है कि ह्यूगो फ्रेमवर्क जो कि 2005 से 15 का पहले आया था उसके बाद ही आया है, तो दूसरा अगर गलत होता है तो इन दोनों में से अब यहां पर आप 50-50% में पहुंच गए हैं। तो अब यहां पर रिस्क लेना है। रिस्क लेते समय एक बात जो मैंने आपको अभी तक गौर नहीं कराई है कि आप लोगों ने अगर बार बार इसको देखा है तो एक बात ये जरूर देखा है कि जब आप 50% में पहुंच जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो एक सही है या कोई दो ऑप्शन सही होता है। तो मैक्सिमम केस में दो ऑप्शन सही होते हैं अगर 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर अगर हम 1 और 3 पे आगे बढ़े तो ये सही आंसर हो जाएगा। यह भी एक ट्रिक है, यह भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां जान लेते हैं इसको। बेसिकली सेंडाई जो फ्रेमवर्क है वो 2015 में जापान में एक शहर है सेंडाई शहर, वहीं पर आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो दुनिया में आपदाएं आती हैं उसको किस तरीके से कम किया जा सके। यह स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी एक संधि है। और ध्यान ये रखना है कि पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था इसी उद्देश्य से, आपदा में वैश्विक आपदा को कम करने के लिए एक ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था जो कि 2005 से 15 के लिए था। ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये इसके बाद के लिए था, 2015 से 2030 के लिए, अगले 15 साल के लिए इस आपदा जोखिम इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और ये चल रहा है। तो 2015 से 2030 तक के लिए ये वर्तमान में आपदा विरोधी प्रयास जारी है, जिसको हम कहते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। ये किसका उत्तराधिकारी है, ह्यूगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस सीरीज में आज अच्छा खासा अनुभव किया, एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी जाना, आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चन को जाने। आप लोग लगातार इसी तरीके से इस सीरीज को प्रमोट करते रहें, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। उनसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।